नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश 100 करोड़ कोविड टीकाकरण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 98 करोड़ 42 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। प्रदेश में डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों को 18,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के फसली ऋण देने का लक्ष्य। जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को पटवारी भर्ती परीक्षा के सफल आयोजन की कमान स्वयं संभालने के निर्देश। और पूर्वी जिलों में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश। किशनगंज में सबसे ज्यादा 158 मिलीमीटर बारिश दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश कोविड टीकाकरण अभियान में 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के काफी नजदीक पहुंच गया है। इस महत्वपूर्ण काम में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि जल्दी ही दोनों कोविड टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश 100 करोड़ कोविड टीकाकरण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। कोविड टीकाकरण ने 98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अब तक 98 करोड़ 42 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 69 करोड़ 88 लाख से अधिक को पहली डोज, जबकि 28 करोड़ 53 लाख से अधिक को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड से 19,500 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.12% हो गई है। कल 13,596 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वर्तमान में देश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,89,000 रह गई है। इधर जयपुर जिले में पिछले 24 घंटों में 2 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। प्रदेश में डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस, मलेरिया और स्वाइन फ्लू के रोगी लगातार सामने आ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा डेंगू के मामले हैं। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन रोगियों को आवश्यकता होने पर तुरंत भर्ती किया जाए। श्री आर्य ने निर्देश दिए कि मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए पानी का भराव और मच्छरों को पनपने से रोकने के उपाय किए जाएं। इस बारे में आमजन को भी जागरूक किया जाए। उन्होंने बीमारियों की रोकथाम तथा उपचार के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश भी जिला कलेक्टरों को दिए हैं। उन्होंने नियमित फॉगिंग करने तथा प्रभावित क्षेत्रों में मच्छरदानी वितरित करने को भी कहा है। चूरू में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सरकारी और निजी अस्पतालों में काफी मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। चूरू में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिले के विभिन्न सरकारी व निजी अस्पतालों में इलाज के लिए बड़ी संख्या में डेंगू से पीड़ित रोगी आ रहे हैं। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में अब तक रोगी की संख्या 270 के पार जा चुकी है। चिकित्सा विभाग ने डेंगू रोगी पर काबू पाने के लिए विशेष चिकित्सा दल का गठन किया गया है। सरवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। राज्य में सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों को अधिक मात्रा में अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से साल 2021-22 में 16,000 करोड़ रुपए के फसली ऋण वितरण के लक्ष्य को बढ़ाकर 18,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। किसानों को इस वित्तीय वर्ष में 2,500 करोड़ रुपए का ज्यादा फसली ऋण मिल सकेगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2021-22 में केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को
16,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण वितरित करने की घोषणा की गई थी। साथ ही 3 लाख नए किसानों को राज्य सरकार की बिना ब्याज वाली फसली ऋण योजना से जोड़े जाने की भी घोषणा की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। बात की समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को व्यक्तिगत रूप से पटवारी भर्ती परीक्षा के सफल आयोजन की कमान संभालने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा है कि परीक्षा आयोजन में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव आज पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारियों के संबंध में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 15 लाख से अधिक विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इन विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो और परीक्षा निर्बाध पूरी हो, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन तथा पुलिस की है। उन्होंने पेपर आउट होने या नकल की किसी भी घटना को रोकने के लिए परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो डूंगरपुर की ओर से आसपुर में आयोजित 3 दिन की आजादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनी आज संपन्न हुई। समापन समारोह में मुख्य अतिथि डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव देशवासियों में नई ऊर्जा का संचार करेगा। प्रदर्शनी में आजादी से जुड़े 50 पैनलों के माध्यम से 1857 से 1947 तक के स्वतंत्रता आंदोलनों और घटनाओं को दर्शाया गया। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत अब तक देश भर से 50 लाख किलो से अधिक कचरा एकत्र किया गया है। कचरा साफ करने के लिए 1 महीने तक चलने वाला स्वच्छ भारत अभियान 1 अक्टूबर को शुरू किया गया था। राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा प्रबंधन की 3 पायलट परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। ये परियोजनाएं जयपुर के गोविंदगढ़, दौसा के लवाण और अजमेर के केकड़ी में स्थापित की जाएंगी। प्रदेश में कचरा प्रबंधन की 132 इकाइयां लगाई जाएंगी। ज्यादातर जिलों में इनके लिए भूमि आवंटन का काम शुरू हो चुका है। हर एक इकाई पर 16 लाख रुपए खर्च होंगे। सबसे ज्यादा 6 इकाइयां जयपुर, जोधपुर और बाड़मेर में स्थापित की जाएंगी। अन्य जिलों में 2 से 5 इकाइयां लगाई जाएंगी। इन इकाइयों में गांवों से एकत्र प्लास्टिक कचरे को सड़क निर्माण तथा अन्य उपयोग के लिए तैयार किया जाएगा। 6ठा आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी त्रयोदशी के अवसर पर 2 नवंबर को मनाया जाएगा। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने इस बार आयुर्वेद दिवस को मनाने के लिए जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को नोडल संस्थान के रूप में चुना है। संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि आयुर्वेद दिवस का विषय पोषण के लिए आयुर्वेद रखा गया है। संस्थान में 1 नवंबर को संगोष्ठी आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि 1 और 2 नवंबर को आयुष एक्सपो का भी आयोजन होगा। हम ये देख रहे हैं कि पोषण की स्थिति हमारे देश में बहुत विकट है। कहीं तो ओवर न्यूट्रिशन हो रहा है और अंडर न्यूट्रिशन हो रहा है। इन दोनों को हम मिला करके माल न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कोई तो मोटापे की तरफ बढ़ रहा है और कोई अंडर न्यूट्रिटेड है जो अलग तरह की बीमारियों से ग्रसित। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष का थीम आयुर्वेदा फॉर पोषण, यानी पोषण के लिए आयुर्वेद, ये थीम रखा गया है। उसी के ऊपर तो 2 दिन का ये कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम रखा है। एक 1 नवंबर को है। 1 नवंबर को हम एक बड़ा सेमिनार, राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, जिसमें 6 वक्ता अपने वक्तव्य जो हैं पोषण के ऊपर, और 2 तारीख को मुख्य कार्यक्रम है। प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि संस्थान द्वारा आयुर्वेद दिवस से पहले
100 दिन में 100 गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। और अब मौसम। राज्य के पूर्वी जिलों में पिछले 24 घंटों में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। कुछ जगह भारी बारिश भी हुई है। बारां जिले के किशनगंज में सबसे ज्यादा 158 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पिछले 18 घंटों में हुई बारिश से तापमान में गिरावट हुई है। राजधानी जयपुर में हल्की बारिश के कारण ठंड का असर देखने को मिला। मौसम विभाग ने आज भरतपुर, अलवर, धौलपुर तथा करौली जिलों में कहीं कहीं बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना जताई है। कुछ अन्य जिलों में भी बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 24 घंटों में बारिश का दौर थम जाएगा। लो प्रेशर सिस्टम साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है और इस सिस्टम के असर से पिछले 48 घंटों से पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर जारी है। इस सिस्टम का असर अगले 24 घंटों बाद खत्म होगा, यानी 19 अक्टूबर को दोपहर के बाद राजस्थान के ज्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहना शुरू होगा। इसके बाद 20 अक्टूबर से तो एक बार फिर से राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। इस बारिश से कुछ जिलों में खरीफ की फसल खराब हो गई है। टोंक में खेतों में रखी बाजरा और ज्वार की फसल के खराब होने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जिन किसानों ने सरसों की बुवाई कर दी है, उस पर परत आने से उगने की संभावना कम हो गई है। कुछ इलाकों में ये बारिश किसानों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसके लिए श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज प्रदेश के 7 जिलों अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, जयपुर, चूरू, बीकानेर और श्रीगंगानगर में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से 21 चिकित्सा संस्थानों के भवनों का काम शुरू किया जाएगा। इनमें 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 10 उप स्वास्थ्य केंद्र, 1 ट्रॉमा सेंटर, 2 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 टीबी अस्पताल और 1 रीजनल वैक्सीन स्टोर का निर्माण करवाया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश 100 करोड़ कोविड टीकाकरण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 98 करोड़ 42 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों को 18,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के फसली ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को पटवारी भर्ती परीक्षा के सफल आयोजन की कमान स्वयं संभालने के निर्देश दिए गए हैं। और पूर्वी जिलों में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। किशनगंज में सबसे ज्यादा 158 मिलीमीटर पानी बरसा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।